Hello and welcome student. Today we are going to start another topic of life process. Last टर्म पे हमने डिस्कस कर चुके थे कि what is the criteria to differentiate between the living things and non living things. आज के इस टॉपिक में हम लोग उसको आगे ही प्रोसीड करते हैं और बात करते हैं किस चीज़ों के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। जैसा कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा है, तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन को हम लोग देखेंगे और उस पर बात करेंगे कि क्या कह रहा है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो, कह रहा है न्यूट्रिशन के बारे में, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent activity. The energy is needed to maintain the state of order in our body. We also need to materials from outside in order to grow. Developing synthesis protein and other substance need in the body. This source of energy and maintain of food materials is the food we eat. सिंपल सी बात है, हम जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को करते हैं, हमने कहा कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी कह रहा है कि जब आप दौड़ते हो या आप एक साइकिल को चलाते हो तो आपको यूटिलाइजेशन होता है, आपको ज़रूरत होती है किस चीज़ों के लिए, एनर्जी के लिए। इवन एनसीईआरटी ये भी लाइन कह रहा है कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आप नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, तब भी आपके बॉडी के अंदर क्या चाहिए होता है बेटा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मेंटेनिंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा, मैं यहां पर यूज कर रहा हूं मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो जरा सा इस बातों को हम लोग समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस चीजों के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो देखो बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विच इज इरिवर्सिबल, जो कि वापस नहीं हो सकता है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, जो रिवर्सेबल ना हो। समझ में आ रही बातें? तो विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल, एवरी केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल और अ बॉडी, आप कह सकते हैं, इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। हम क्या कह सकते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म के बारे में? एवरी chemical reaction which take place inside the cell, या हम कह सकते हैं बॉडी बच्चों, कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, called as a metabolism। जैसे लाइक अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाबॉलिज्म। डाइजेशन ऑफ फूड, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म अब कितने टाइप के हो जाते हैं बेटा? मेटाबॉलिज्म होते हैं दो टाइप के, एक आता है हमारे पास एनाबॉलिज्म और दूसरा आता है कैटाबॉलिज्म। एक हमारे पास क्या है बच्चों, एनाबॉलिज्म, और दूसरा है हमारे पास क्या, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और दूसरा है बच्चों अपने पास कैटाबॉलिज्म। अब याद रखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। देखो बच्चों, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि व्हेन द सिंपल सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जब कोई छोटी छोटी चीजें मिल करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के फॉर्म करती है, उस प्रोसेस को हमारा आप क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहेंगे। क्या लिखेंगे इसके बारे में बच्चों? व्हेन सिंपल सब्सटेंस, व्हेन सिंपल सब्सटेंस are mixed together and convert into complex substance,
क्या कहलाएगा? एनाबॉलिज्म, कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बेटा इसे हमारा? एनाबॉलिज्म कहेंगे। इज दैट क्लियर? जस्ट रिवर्सिबल है इसका कैटाबॉलिज्म। When complex substance are break down into simpler substance, called as, क्या कहेंगे बच्चों इसे हम लोग? कैटाबॉलिज्म। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें कि एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों, तो एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? लाइक रेस्पिरेशन, लाइक फूड डाइजेशन। अब जरा समझते हैं इसको कि हाउ फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। पूछा गया है सवाल कि फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर एज अ, या फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे? रेस्पिरेशन आ गया, डाइजेशन ऑफ फूड आ गया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आ गया। तो इस बातों को समझते हैं। जैसे हमने बात किया फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन अगर हम बात करते हैं तो क्या चाहिए? हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो यानी 6CO2 प्लस 12H2O, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सीधा 1 मार्क्स में आता है बोर्ड में लिखने के लिए और आपको याद रखना है। 6CO2 प्लस 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या चाहिए बच्चों आपको? सनलाइट। और क्या चाहिए आपको? क्लोरोफिल। इट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। अब कितना एनर्जी दे रहा है वो हम जब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में तो वहां पे बात करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर ये सारी चीजें क्या थी? ये सब के सब ये क्या है? ये सिंपलर सब्सटेंस है, ये है सिंपल सब्सटेंस। और ये सिंपल सब्सटेंस मिल करके यहां पर ये ग्लूकोज क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स है। तो ये इन्होंने बना दिया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो व्हेन द सिंपलर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, this is the example of anabolism. Is that clear? Now, तो photosynthesis is an example of anabolism. उसी तरीके से मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मेकिंग ऑफ टी, चाय आप बनाते हो तो चाय बनाने में आप क्या यूज करते हो? चीनी, पत्ती, दूध, इन सारी चीजों का, इलायची। तो ये सब सारी चीजें मिलकर के उसके अंदर एक मटेरियलिस्टिक चीज बनाता है, एक केमिकल्स बनाता है, दैट इज निकोटिन। तो चाय पीने के बाद भी इंसान का देखा होगा कि दिमाग सेट हो जाता है। अगर आपको थकान है, सर में दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। एक्चुअली में वो किसकी वजह से होता है? निकोटिन की वजह से होता है। तो वो भी मेकिंग ऑफ टी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म, चूंकि सिंपल चीजें मिलकर के निकोटिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स पे। तो कॉम्प्लेक्स चीज क्या है? जैसे हम एग्जाम्पल लिखते हैं रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं बच्चों? ग्लूकोज को। तो C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तोड़ते हैं 6O2। एंजाइम भी चाहिए बच्चों यहां पर, ये मिलकर के देता है अपने को 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है बच्चों, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और ये सब चीजें क्या बन गई, सिंपलर सब्सटेंस बन गई। तो व्हेन द सिंपलेस्ट बन गई चीजें, तो व्हेन द कॉम्प्लेक्स थिंग्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलेस्ट थिंग्स, जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज टूट जाता हो, ब्रेक डाउन हो जाता हो किसमें, सिंपल में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो ये भी केमिकल इक्वेशन है, केमिकल के एग्जांपल्स हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। एनाबॉलिज्म में भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो टोटल केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। आई होप सबको क्लियर होगा। एक और हमने एग्जांपल लिखा, किसके बारे में लिखा, डाइजेशन। तो डाइजेशन को अगर हम देख लें बेटा कि डाइजेशन कैसे है हमारा कैटाबॉलिज्म, तो अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यहां पर, बाकी डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे जैसे तो वहां पर समझेंगे। जैसे कि अगर प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो प्रोटीन हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। प्रोटीन को एज अ प्रोटीन की शक्ल में एब्जॉर्ब हमारी बॉडी नहीं कर सकती है, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है अमाइनो एसिड के शक्ल में। किसकी शक्ल में, अमाइनो एसिड के शक्ल में। तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, सिंपलेस्ट। तो अब याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स चीज जब ब्रेक डाउन हो जा रही है सिंपलेस्ट में, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगी कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी पे आते हैं। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि आपको कोई भी चीज करनी है, चाहे आप दौड़ो, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आपको लेक्चर ले रहा हूं, आपकी क्लास ले रहा हूं, तो इस दरमियान भी हम एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को खर्च कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आएगा कहां से, तो वही तो कह रहा है, आउटसाइड ग्रो आप कर रहे हो चीजों को, ठीक है, आउटसाइड ऑर्डर टू ग्रो, ठीक है ना, डेवलप किसी चीज के लिए सिंथेसिस कर रहे हो आप, प्रोटीन का जैसे, इन सब अदर सब्सटेंस को आप कर रहे हो, नीडेड द बॉडी, जो भी बॉडी को जरूरत होती है, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाए, ठीक है ना, आप कोई भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, सारी चीजों में, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबको सब क्या चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, एंड मटेरियल्स इज फूड वी ईट। ये सब चीजें अपने को एनर्जी कहां से मिलेगी, जो भी चीज हम खाते हैं उनसे मिलेगी। इज दैट क्लियर। कहता है नेक्स्ट पॉइंट, आगे आते हैं यहां पर एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्या कह रहा है बेटा, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा है। कहता है व्हेन वी वॉक और राइड बाइसिकल, जब हम कोई राइड करते हैं बाइसिकल को, वी यूजिंग अप द एनर्जी, हम एनर्जी की यूज करते हैं बेटा इसमें। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, जब हम कोई काम भी नहीं कर रहे होते तब भी अपने को एनर्जी की जरूरत होती है। आई बात समझ में या नहीं आई। तो यहां पर क्लियर हो गया आपको कि हम बैठे रहें, सोए रहें, चलें, दौड़ें, हर चीज में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी आपको मिल रही है, इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। इसका सारा का सारा सोर्स क्या है, न्यूट्रिशन से, खाने पीने से है आपके। चलिए अब बात करते हैं यहां पर किन चीजों के बारे में बेटा, कि न्यूट्रिशन के टाइप कितने हो जाते हैं बिफोर दे कैन बी यूज अप टू, कहता है कि अपकीप एंड ग्रोथ फॉर द बॉडी टू अचीव द ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम। अब देखिए, ये जो फूड आप ले रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने देखा था, अभी एग्जांपल में देखा था कि हम ग्लूकोज को तोड़ रहे थे ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम यूज एक्ट करता है, काम करता है एज अ बायोकैटालिस्ट की तरह। दस द हेट्रोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। अच्छा, ऊपर का लाइन छूट गया आई थिंक, सॉरी बेटा, एक सेकेंड, हाँ यहां छूट गया, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। कहता है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर फूड एनर्जी एंड मटेरियल इज द कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म।
एनर्जी, चाहे वो लोअर क्लास ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो हायर क्लास ऑर्गेनिज्म हो, सबको क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? न्यूट्रिशन है। बट इट इज द फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन ये जो एनर्जी है ये फुलफिल होगा वो डिफरेंट वेज में। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्स in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plants and some bacteria. देखो ये जो न्यूट्रिशन, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब इनके जो एनर्जी को लेने का तरीका है वो डिफरेंट वेज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इनमें से कुछ का तरीका है कि वो सिंपल सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और वाटर के प्रेजेंस में ले सिंथेसिस करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। बेसिकली फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है वो। इंक्लूड जिसमें लिया ग्रीन प्लांट्स को एंड सम बैक्टीरिया को। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। These complex substance have to breaken down into the simple ones. तो देखो बेटा, हमारे अंदर जो डाइजेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल हो गया? बोलो, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। और प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ऑटोट्रॉफिक में, तो उसके अंदर किसका एग्जाम्पल हो गया? एनाबॉलिज्म का हो गया। यहां से क्लियर हो गई ये बातें। बिफोर दे कैन बी यूज देयर अपटेक एंड ग्रोथ द बॉडी, दे टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायोकैटालिस्ट कॉल्ड एज एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे। कह रहा है ना यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और वो कैटालिस्ट क्या है बेटा? एंजाइम है। दस हेटेरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। बड़ी अच्छी बात कही है यहां पर, ये अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं और हेटेरोट्रॉफ होते हैं वो डायरेक्टली, जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर? ऑटोट्रॉफ के ऊपर। तो जरा सा इस चीजों को समझ लेते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेटेरोट्रॉफ क्या होता है। सो बेटा चलिए, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कि अगर हमारा बात करते हैं तो कहता है द ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किस चीजों के प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके ग्रीन प्लांट, एग्जाम्पल इससे हो सकते हैं सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो समझो ऑटोट्रॉफिक किसको कहते हैं। देखो, द वर्ड ऑटो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से लिया गया है बच्चों? द वर्ड ऑटो, ऑटो वर्ड जो लिया गया है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जिसमें ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। नहीं समझे बातों को?
बोथ वर्ड्स आर ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड वन ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो यानी जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद सिंथेसिस करता हो, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड। अब मेक देयर ओन फूड या सिंथेसिस देयर ओन फूड का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप बड़े हो गए हैं, 9th-10th में पहुंच गए हैं, 10th क्लास में हैं, तो आप अगर अपना ब्रेड ऑमलेट खुद बना लेते हैं तो आप ऑटोट्रॉफिक हो गए। दैट डजंट मीन सिंथेसिस। यानी कि अगर आप लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट आपको चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाए, तो क्या आपका पेट भर जाएगा, आपके अंदर फूड सिंथेसिस हो जाएगा? ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए। लेकिन प्लांट के साथ या कुछ बैक्टीरिया के साथ ये केस है। प्लांट को कभी देखा खाना बनाते हुए? प्लांट का कभी दावत होते हुए देखा है कि भैया उनका वलीमा चल रहा है प्लांट का? ऐसा तो नहीं होता है ना, ले हांडी पे हांडी चल रहा है, ऐसा नहीं होता। वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, चूंकि उनके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और इस पिगमेंट को क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना अपना किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, दूसरे पे डिपेंड ना हो, अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हो, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एंड दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफ पे। तो देखो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें या हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हेट्रोट्रॉफ भी वर्ड जो लिया गया है वो भी ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहां से लिया गया बच्चों? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अच्छा, जिसमें हेट्रो का क्या मतलब होता है बच्चों? हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉफ का क्या मतलब होता है बच्चों? ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो यानी हम कह सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना बनाने के लिए या अपना खाना लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे अदर पर डिपेंडेंट हो, उसको हमारा क्या कहेंगे? सॉरी, एक सेकंड पानी पी लो। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो, क्या कहलाएंगे बेटा? हेट्रोट्रॉफ कहलाएंगे। तो लिख लें जरा सा इस बात को, द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड ऑब्टेन, क्या दिखा रहा है भाई? ऑब्टेन देयर फूड, अपना खाना कहां से लेते हो? फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बच्चों इसे हम लोग? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। आ गई बात समझ में? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? इसके एग्जाम्पल आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों? एग्जाम्पल देखने के लिए आपको मिलेंगे जैसे खुद ह्यूमन है, ठीक है, जितने भी एनिमल्स आ जाएंगे वो सारे के सारे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, ये सब के सब क्या आ रहे हैं बेटा? डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड को लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो एनसीईआरटी यहां पर यही बात कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है बेटा? एनसीईआरटी बड़ी प्यारी बात का यहां पर कि ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया आप लोगों को, आई होप, ठीक है। बात कर रहा है दस हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ। तो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो कहोगे अदर ऑर्गेनिज्म की जगह यहां पर ऑटोट्रॉफ क्यों लिखा? चलो मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कार्निवोरस है, समझ में आ रही बात है, यानी जो मीट खाता है, जैसे कि लॉयन हो गया। तो आप कहोगे कि सर
लाइन या हम अपनी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सर आज से हम साग सब्जी खाना छोड़ देंगे, हम घास को नहीं खाएंगे, वेजिटेबल्स को नहीं खाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ चिकन खा करके, मटन खा करके हम सरवाइव कर लेंगे, जिंदा रह लेंगे। क्या इज दैट पॉसिबल? कहोगे यस। नहीं बेटा, क्योंकि चिकन को भी खाने के लिए क्या चाहिए, आप जो चिकन ले रहे हो उसको भी खाने के लिए क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, दाने चाहिए, और वो कहां से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। तो अगर मुर्गी को खा करके आप जिंदा रह लोगे तो मुर्गी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, प्लांट चाहिए ना, ऑटोट्रॉफ चाहिए ना। तो आपको क्या, चलो आप करें कि फिश खा के हम जिंदा रह लेंगे, तो फिश को भी खाने के लिए, जिंदा रखने के लिए उसे भी अपने को ग्रेन्स देना पड़ेगा, दाना खिलाना पड़ेगा उसे, और दाना ग्रेन्स कहां से आ रहा है, ऑटोट्रॉफ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी कह रहा है कि वी आर डायरेक्टली, अच्छा जो हर्बीवोरस है वो तो डायरेक्टली डिपेंड है, जैसे कि हिरन की अगर हम डियर की बात करें तो वो तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, जंगल कम होगा तो अपने आप हिरन भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या खा रहा है, प्लांट्स खा रहा है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स है वो तो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ पे, यानी कि प्लांट्स पे। ऑटोट्रॉफ की बात करें यहां पर तो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डायरेक्टली वो डिपेंडेंट है। बट जो आपके कार्निवोरस है या ओमनीवोरस है वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड फंजाई, तो एनिमल्स में सारे आ गए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब अगला बात करते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में क्या कह रहा है एनसीईआरटी देख लेते हैं। कहता है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के लिए कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, किसके प्रोसेस के तहत, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत। It is the process by which autotrophic take the substance from the outside. इस प्रोसेस में जो प्लांट है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, वो सब्सटेंस को इंटेक करते हैं। कहां से इंटेक करेंगे बेटा, बाहर से इंटेक करेंगे, एंड कन्वर्ट देम स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight, chlorophyll, and chlorophyll में carbohydrate are utilized for providing energy to the plant। आ गई बात समझ में? इसको जरा सा हम इस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं बच्चों इस लाइन का क्या मीनिंग है। हाँ, तो हेटेरोट्रॉफिक तक आपको समझ में आ गया था। एनसीईआरटी कह रहा है कि ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कुछ चीजों को, अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए, अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए ये कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों को लेते हैं। कहां से बच्चों, आउटसाइड से लेते हैं। कहां से लेते हैं, आउटसाइड से लेते हैं। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इस सब्सटेंस को बाहर से लेकर के ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं बेटा, वो अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप समझ लीजिए, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन समझ लीजिए बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय द फोटोसिंथेसिस। आता है, एक मार्क्स में लिखने के लिए आता है बोर्ड में, क्या लिखेंगे आप, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म which make their own food by a process called as, क्या कहते हैं बेटा उसको हम लोग, फोटोसिंथेसिस। अच्छा बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस भी ना दो वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसे भी कहां से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप,
लाइट और दूसरा वर्ड है क्या चीज, सिंथेसिस। सिंथेसिस, व्हाट डू यू मीन बाय द सिंथेसिस? इट मीन एब्जॉर्प्शन। तो यानी हम कह सकते हैं बच्चों लाइट का एब्जॉर्प्शन। अब लाइट का एब्जॉर्प्शन प्लांट कैसे करेगा? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट को 4 रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, और ये बात आप गांठ बांध करके रख लीजिए, इससे सवाल बिल्कुल आने हैं और आते हैं एंट्रेंस तक में। चूंकि एनसीईआरटी के 11th एंट्रेंस जब आप देंगे, या जामिया का दें या अलीगढ़ का दें या बीएचयू का दें, तो उसमें सवाल आता है कि फॉर फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए बच्चों? एक, पहले नंबर पे क्लोरोफिल, दूसरा बच्चों सनलाइट, तीसरा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा वाटर। इफ एनी वन इज एब्सेंट प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। आई बात समझ में? फॉर फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड? दे आर द 4 रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. Is that clear to everyone? अब इस प्रोसेस में एनसीईआरटी वही बातें को कह रहा है यहां पर कि जो इन दिस प्रोसेस बाय विच द ऑटोट्रॉफ टेक द सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। तो आउटसाइड से क्या क्या ले रहा है प्लांट? प्लांट के पास तो क्लोरोफिल है, समझ में आ रही बात है, प्लांट के पास क्लोरोफिल है, लेकिन बाकी 3 चीजें जो है वो बाहर से इनटेक कर रहा है, जैसे कि सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। जो मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, विच आर कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो वही बेटा डेफिनेशन यहां पर देख लीजिए क्या हो जाता है। प्लांट के पास क्या है? क्लोरोफिल है, बाहर से क्या चीज ले रहा है वो? सनलाइट को, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो केमिकल इक्वेशन अभी आपको मैंने क्या लिखाया था? अभी मैंने आपको केमिकल इक्वेशन लिखाया था 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight upon chlorophyll. It gives glucose, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है, C6 क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहां से समझ में आ गई बातें, क्या क्या दे रहा है? दिस मटेरियल टेकन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट यही तो है, ये ग्लूकोज C6H12O6। साथ ही साथ बात कर रहा है यहां पर कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। यस, ये जो बच्चों C6H12O6 बना है, ये क्या है बेटा? ये है ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज बेसिकली क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट का प्लांट क्या कर रहा है? वेरियस टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेस में कर रहा है। इज दैट क्लियर? यहां तक में कोई डाउट, कोई सवाल हो तो बताइए। हम भी अपने बॉडी में यही चीज करते हैं, लेकिन हमारा प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जब हम हेटेरोट्रॉफ पढ़ेंगे अभी, तो वहां पर हम भी ग्लूकोज को ही, कार्बोहाइड्रेट को ही बना रहे हैं और हम भी उस कार्बोहाइड्रेट का यूज वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस में करते हैं। क्लियर? कोई डाउट, कोई सवाल यहां तक में? तो ऑटोट्रॉफ में अब हम बात करेंगे, इसमें 2 रिएक्शन होता है बच्चों। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, कि कैसे प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज को बना देता है।
समझ में आ रही बात है? कैसे वाटर स्प्लिट होता है और कहां से होता है, समझ में आ रही बात है? कैसे यहां से ऑक्सीजन लिबरेट होता है, सवाल पूछा जाता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड फ्रॉम, आंसर होता है वाटर। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म क्या है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का, इस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़ के भी आइएगा, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।